Okay, students, this question is regarding IUPAC names of the uh, transition complexes, transition metal complexes. तो देखें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना है वो ये है कि सबसे पहले हम कंपाउंड को देखेंगे। देखें कंपाउंड मुख्तलिफ तरह से हो सकते हैं। इसमें जो सबसे एक अहम बात है वो ये है कि समटाइम्स क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। So here this is the coordination sphere that is written in the square bracket. So this is the coordination sphere, and this is called the spectator ions or the ions outside, that is non-transition ion. It could be transition, but this is not the not the part of the complex. And here you can see, or only the coordination sphere is given with the negative charge. So it means it is the coordination ion, complex ion. It is also a complex ion. If you are to write the name of the ions, तो उनके आखिर में आइन आएगा, रिगार्डलेस उनकी टाइप क्या है, कि वो कैटाइन है कि एनाइन है। हमें वो मेंशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आइन लिखा जाएगा, याद रखिएगा। बाद स्टूडेंट जो है कैटाइन और एनाइन लिख देते हैं कि भाई मेंशन करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं। अच्छा, तो देखें यहाँ पे तीनों टाइप के, इस मॉडल पेपर में इन्होंने तीनों टाइप के जो हैं स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं। एक चौथे टाइप का भी होता है, वो मैं एडिशनली इसी में आपको समझा दूंगा। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है ये। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और कोई स्पेक्ट्रेटर आयन भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हम अगर इनको देखें तो क्या होता है कि कोई सा भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले हम उसका पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। तो कैटाइन को पहले लिखेंगे। तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो ये हमारे पास सोडियम कैटाइन, यहाँ सोडियम पहले लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दे देता हूँ, जो कि आप प्रैक्टिकल में भी आपने देखा होगा कि कॉपर जो अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है कि आपके पास ये पॉजिटिव है और उसके साथ जो ये जो आइन है ये नेगेटिव है। तो यानी इसके ऊपर ओवरऑल 2+ चार्ज है, ये 2- चार्ज है, क्योंकि कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले लिखेंगे और इस सल्फेट आइन को बाद में एज इट इज लिखेंगे। जो साथ में स्पेक्ट्रेटर आइंस होते हैं उन्हें अलग से कोई नया नाम देने की जरूरत नहीं होती। उनका नाम जो हम एज इट इज वही यूज करते हैं जो हम जनरल केमिस्ट्री में यूज कर रहे होते हैं। तो अब एक बात तो ये हो गई। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम अगर हमें लिखना है, पहले लिखना है या बाद में लिखना है, तो उसमें अब हम क्या करते हैं कि उसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं किसी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के। तो देखिए, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के मजीद कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास इसमें एक होता है लीगेंड। सिंगल लीगेंड भी हो सकता है और एक से ज्यादा लीगेंड भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक लीगेंड है, यहाँ पे भी सिर्फ एक लीगेंड है, यहाँ पर भी सिर्फ एक लिगेंड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो देर आर 2 लिगेंड्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये दो अलग अलग लिगेंड है। अब इनके लिए क्या रूल है हमारे पास? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे इनके लिगेंड्स की। तो अब ये देखें, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल भी मौजूद है और लिगेंड भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। ये अलग बात कि इस वाले कंपाउंड में दो लिगेंड मौजूद हैं, दो टाइप के लिगेंड मौजूद है। मैं नंबर नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है दो टाइप के हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांजिशन मेटल का नाम पहले लिखें या लिगेंड का नाम पहले लिखें। तो याद रखिएगा कि लिगेंड के नाम को पहले लिखा जाएगा और ट्रांजिशन मेटल के नाम को बाद में लिखा जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर एक और अहम बात है। वो क्या है कि लिगेंड के अलावा वहां पर एक नंबर होता है जो कहलाता है एज मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर देयर। ये लिगेंड्स की तादाद होती है। ये लिगेंड्स की तादाद, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो सकता है। और हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल कुछ और हो। अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के लिए भी आता है पेपर में क्वेश्चंस।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो समथिंग एल्स है, लेकिन कई मर्तबा कोऑर्डिनेशन नंबर और लीगेंड नंबर एक होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो है 4 है, और लीगेंड्स की तादाद भी 4 है। यहाँ पर भी इसी तरह से क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और लीगेंड्स की तादाद भी 6 है। यहाँ पर लेकिन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3, सॉरी, लीगेंड्स की तादाद तो 3 है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 3 नहीं है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। क्यों? क्योंकि ई एन इज एक्चुअली इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है। दिस इज इथिलीन डायमीन, सॉरी, यहाँ NH2 आएगा। अब यहाँ पर ये भी लॉन पेयर डोनर, सॉरी, इसके पास भी लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर है। तो क्रोमियम एक इथिलीन डायमीन से 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो जितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर आप इनमें से कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक में अलग अलग है। ये डिपेंड करते हैं कि वहां पे कितने लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, यहाँ पे प्लेटिनम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 ही है क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पर 6 ही है क्योंकि ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो। और आपके पास ये, यू मस्ट हैव अ गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ द लिगेंड, because it will support you not only for the answer of the types of the ligand, but as well as for writing the IUPAC name and finding the coordination number. And now here, because it is the bidentate ligand and it is forming two coordinate covalent bonds with the chromium. So here the number of ligands are 3, but coordination number is again 6. And here there are two types of ligands. Ammonia, there are three ammonia. Ammonia is a monodentate ligand, and NO2 is also a monodentate ligand. So three coordinate covalent bonds will be formed from this NO2 and three from amine. So the coordination number again 6 for here. लेकिन हम अपने असल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं चाहिए, हमें बल्कि चाहिए ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर का हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है। लेकिन ये मैं एडिशनली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में इस तरह से दिया हुआ है, हो सकता है वहां पे सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने को दे दें आपसे। अच्छा, अब तीसरा मरहला आ जाता है कि मेटल का नाम कैसे लिखना है। अब मेटल का नाम लिखने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। हमारे पास जो स्फीयर है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव स्फीयर है तो पॉजिटिव स्फीयर में हमें मेटल का इंग्लिश नेम ही लिखते हैं। जैसे अगर ये आयरन है तो हम इसको, सॉरी ये तो पॉजिटिव नहीं है, ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम इसको क्रोमियम ही लिखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें ये जो आयरन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर आयरन का लैटिन नेम लिखेंगे, या ग्रीक नेम, लैटिन या ग्रीक नेम जो होता है, तो उसका लैटिन नेम क्या होता है, फेरम होता है। अब हम इस फेरम में से जो यूएम है ये हटा देंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ATE लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव आइंस के आखिर में आमतौर पर आइड आता है, एट आता है और आइट आता है। किसी वीडियो में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि आइड एट आइट क्यों होता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव होने की वजह से हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में उसको मेटल के नाम के लिहाज से फेरेट कर देंगे। क्रोमियम होता तो क्रोमेट हो जाता, प्लेटिनम होता प्लेटिनेट हो जाता, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाता, निकल है तो निकलेट हो जाता, कॉपर है तो क्यूप्रेट हो जाता। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम उसका जो जो भी उसका इंग्लिश नेम है वही लिखेंगे, हमें ग्रीक नेम भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास
एक और अहम बात आ जाती है कि हमें किसी भी सूरत में, या यूं कह लें हर सूरत में, एक काम तो करना है कि आप जो भी ट्रांजिशन मेटल है उस ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ये वही मेथड है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था पिछले साल। तो उसका तरीका क्या है कि आपको मालूम है कि ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसके लिए टोटल चार्ज जीरो हो गया। सोडियम ग्रुप वन से बिलोंग करता है तो हमें मालूम है कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, और क्योंकि दो सोडियम है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लेटिनम एक है तो इसको आप एक्स लिख दें या पीटी एज इट इज लिखा रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास हाइड्रोक्साइड चार हैं, तो चार हाइड्रोक्साइड के लिए 4, और एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज होता है तो -1 लिख दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इट वुड बी -4 x, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इट वुड बी 2। सो x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दें, सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, जब इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +2। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर प्लेटिनियम के ऊपर +2 चार्ज है। ये लिखना जरूरी है क्योंकि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको नाम में, जब मेटल का नाम, वेदर यू आर राइटिंग क्यूपरेट, प्लेटिनेट, पेरेट, तो उसके बाद रोमन में उसका नाम लिखना भी जरूरी होता है। ये सारे रूल्स आपके पास आपकी बुक में पेज नंबर 44 पे गिवन है। 44 से स्टार्ट हो रहा है और 45 तक है। तो अब आप ये देख सकते हैं, इसी तरीके से अब अगर आपको यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप देखें एक आयरन है तो आप उसको एक्स लिख सकते हैं या आयरन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +6 साइनाइड है, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, और ओवरऑल चार्ज जो है यहाँ पे -3 है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट वुड बी x minus 6 is equal to -3। So when you shift it on right side, so it becomes +6. So x is equal to +3. So it means here the oxidation number of iron is +3. Here, this is the neutral one. So it is understood that whatever the charge is on the coordination sphere and no other ligand is there, so it has 3+ charge. अच्छा, अब इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर दो लिगेंड है। अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। दिस इज द नाइट्राइट ग्रुप, और नाइट्राइट के ऊपर -1 चार्ज होता है। सो दिस इज नाइट्राइट। अच्छा, अब इसका नाम, अच्छा पहले तो देख लीजिए कि चार्ज 0 है। तो अगर ये न्यूट्रल है, तीन नाइट्राइट हैं, और नाइट्राइट के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो इसका मतलब तीन नाइट्राइट है तो 3 माइनस हो गया। चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओवरऑल चार्ज 0, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दिस इज 3, 3 नाइट्राइट्स आर दियर, और एक नाइट्राइट पे -1 चार्ज है। तीन अमोनिया है, चार्ज 0 है, और यहाँ पे एक्स लिख दें या कोबाल्ट लिख दें, तो ये हो जाएगा x + 0 -3 इज इक्वल टू 0। सो x -3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट पर 3+ चार्ज है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने डिटरमाइन किए हैं इनको आप एग्जामिनर को शो भी करें, कोई शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ई शीट पे भी पेपर होता है तभी आपके पास दो ब्लैंक पेजेस दिए हुए होते हैं, तो वो जो कुछ ब्लैंक पेजेस आखिर में दिए हुए होते हैं वो आप रफ वर्क वर्क के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब आ जाइए नाम लिखने का मरहला। तो हम ये तो बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, और जो चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है
उसके और कोटेशन स्फीयर में मौजूद कंपोनेंट्स के नाम के दरमियान गैप होता है, ये होना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा, द फर्स्ट वन दिस इज सोडियम, एंड आई थिंक बेहतर यह है कि मैं हर एक को इंडिविजुअली लिख दूं, ताकि आप इसमें बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो देखिए, अब इसका हम सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो हमारे पास इसका नाम किस तरह से लिखा जाएगा कि सोडियम, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर का स्ट्रक्चर है, जिसे हम एक्सपेक्टेट्राइन भी कहते हैं। सो दिस इज सोडियम। अब इस सोडियम के साथ हमें डाई सोडियम लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो जो भी केमिस्ट है वो समझ सकता है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम लिखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पहला काम हम क्या करेंगे कि लिगेंड के कितने नंबर हैं वो लिखेंगे, और ये देखना है कि इनऑर्गेनिक लिगेंड है या ऑर्गेनिक लिगेंड है। तो अब इसके नाम के लिए हम, क्योंकि इनऑर्गेनिक लिगेंड है, ये 4 हैं, तो लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा। और आप इसके तमाम रूल्स अपनी बुक में पेज नंबर 44 45 पे पढ़ लीजिएगा। टेट्रा क्या है? ये OH। OH के लिए हम लिखते हैं हाइड्रोक्सो। टेट्रा हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो। सो टेट्रा हाइड्रोक्सो, 4 इसमें हाइड्रोक्सो ग्रुप मौजूद हैं। अब हाइड्रो और उसके बाद डबल होकर के ऑक्सो मत कर दें, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन में जो है कुछ फर्क आ जाएगा। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमें मालूम है कि जब इसका स्पेक्ट्राइन पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यकीनन नेगेटिव होगा। देखें ना, इसके ऊपर 2 - चार्ज है ओवरऑल, क्योंकि 4 - यहाँ से होगा, यहाँ पे 2 प्लस है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 2 - हो गया। तो प्लेटिनम को ग्रीक लैंग्वेज, अच्छा इसके ग्रीक लैंग्वेज में भी नाम प्लेटिनम ही है, तो हम लिखेंगे इसको प्लेटिनम। प्लेटिनम का आखिर में यूएम नहीं लिखेंगे, यूएम की जगह हम लिखेंगे 8, क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। तो उसको हमने लिख दिया प्लेटिनेट। सोडियम टेट्रा ऑक्सो प्लेटिनेट। अब इसके बाद हम ये ऑक्सीडेशन नंबर पहले से निकाल चुके हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम इसके यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज में कैपिटल लेटर में लिख देंगे। स्मॉल लेटर वाला ग्रीक नंबर नहीं लिखिएगा, गो के मार्क्स तो उसमें मिल जाएंगे आपको, लेकिन दैट इज नॉट द रूल। हो सकता है आज आप मार्क्स ले लें, लेकिन आगे आपने हायर स्टडीज में केमिस्ट्री पढ़ी तो फिर वहां पर मार्क्स पे इफेक्ट आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपके पास सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो प्लेटिनेट 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसमें भी हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही निकाल चुके हैं। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही निकाल चुके हैं तो फिर हमारे लिए काम आसान हो गया। यहाँ पे साइनाइड मौजूद है। अच्छा, अब साइनाइड को हम क्या लिखेंगे? देखें, एक जनरल रूल तो जो किताबों में चला आ रहा था, वो हम लोग इसको साइनो लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 है, तो इसके लिए आ जाएगा हेक्सा। हेक्सा साइनो। हमारी बुक में भी इन्होंने जो साइनाइड की एग्जाम्पल दी है, उन्होंने साइनो ही लिखा हुआ है, हेक्सा साइनो। और क्योंकि नेगेटिव स्फीयर है, तो यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज में जो आयरन का नाम है वो हम लिखेंगे, और ग्रीक लैंग्वेज में आयरन का नाम है फेरम। और फेरम के बजाय हम इसको लिखेंगे फेरेट। फेरेट। 8 क्यों आया? क्योंकि ये भी नेगेटिव स्फीयर है। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर रोमन में 3 लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ भी क्योंकि आयन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसके साथ जो इसका पॉजिटिव स्पेक्ट्रेट आयन है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम इसको बस लिख देंगे आयन।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हमने असेसमेंट किया था तो उस असेसमेंट में एक बात ये सामने आई कि बाद स्टूडेंट ने इसका नाम लिखा था। ये तो कंपाउंड नहीं था, लेकिन इस टाइप का कोई कंपाउंड था। हेक्सा साइनाइडो पेरेट थ्रियाइन। ये कंपाउंड नहीं था, लेकिन जो भी था, लेकिन साइनाइड को उन्होंने साइनाइडो कहा था। साइनाइडो कहा था, सॉरी, नॉट साइनाइडो, साइनाइडो। देखें, ये भी गलत नहीं है। बल्कि अगर हम 2013 की रिकमेंडेशन को देखें तो उसमें ये साइनाइडो ही है। तो अगर कोई स्टूडेंट साइनाइडो लिख देता है तो हम असातिज़ा को असेसमेंट के वक्त चाहिए कि इसको गलत ना करें। ये भी सही है। पहले ये नाम था, साइनो लिखा जाता था, लेकिन जब रूल्स चेंज हुए तो वहां पर इसको साइनो के बजाय साइनाइडो लिखते हैं। इसी तरह से क्लोरो को क्लोराइडो लिखते हैं, फ्लोरो को फ्लोराइडो लिखते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट फ्लोरो की जगह फ्लोराइडो लिख दे रहा है तो वो हमारी बुक से तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आंसर तो सही है। हम जब कैम्ब्रिज को भी असेसमेंट करते हैं और दीगर सिस्टम भी इंटरनेशनली, तो वहां पे एक मार्किंग स्कीम में लिखा होता है AVP, एनी वैलिड पॉइंट। और एक और लिखा होता है ऑल्टरनेट आंसर। ऑल्टरनेट आंसर, तो ऑल्टरनेट आंसर है ये। इट इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। साइनो को हम इसलिए गलत नहीं कर सकते, हमारी बुक में ये लिखा हुआ है। और साइनाइडो को इसलिए गलत नहीं कर सकते कि अब इंटरनेशनली तो मॉडर्न जो भी आप रिसर्च पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे उसमें यही आएगा। तो अगर एक स्टूडेंट ने ज्यादा पढ़ लिया तो ये उसके लिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है और इसमें खुद डाई का वर्ड आ रहा है। तो इसलिए हम इथिलीन डाइअमाइन के साथ यहाँ पे थ्री को जो लिखेंगे, हम ट्राई नहीं लिखेंगे बल्कि ट्रिस लिखेंगे। सो इट वुड बी ट्रिस इथिलीन डाइअमीन। इसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रिस इथिलीन डाइअमीन। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो अमाइन है उसमें सिंगल एम आ रहा है, क्योंकि ये तो अमाइन की स्पेलिंग है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इथिलीन अमाइन जो है वो ये स्ट्रक्चर होता है, NH2। तो बेसिकली अमाइन ग्रुप की स्पेलिंग यही है, AMIN। तो यहाँ पर यही रहेगा, लेकिन जब अमोनिया आता है तो अमोनिया के लिए हम वहां पर यूज करते हैं डबल एम, क्योंकि अमोनिया में डबल एम आता है। यही रीजन है उसका। तो इसका नाम हो गया ट्रिस इथिलीन डायमीन। और ये याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में कोई स्पेस नहीं देते हम। और यहाँ पे क्रोमियम को हम क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और न्यूट्रल के लिए उनके इंग्लिश नेम ही एज इट इज लिखे जाते हैं। तो ये क्रोमियम ही लिखा जाएगा यहाँ पे। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्रोमियम 3 हो गया ये। और क्योंकि आयन है तो इसलिए आयन लिख देंगे। तो देखें, जब हम नाम लिखते हैं, कंप्लीट नेम लिख देते हैं, तो ये इसमें अगर हमने नेगेटिव या पॉजिटिव आयन मेंशन नहीं भी किया है तो ये कंपाउंड खुद बता देगा हमें कि ये नेगेटिव आयन होगा या पॉजिटिव आयन होगा। अच्छा, अब आ जाइए द लास्ट वन फ्रॉम अवर सिलेबस, नॉट सिलेबस, सॉरी, लास्ट वन फ्रॉम अवर क्वेश्चन। इस लास्ट वन में आप देख लीजिए कि NO2 is the
नाइट्राइट, नॉट द नाइट्रो ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसे नाइट्रो ग्रुप कहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव आइन है तो इसको नाइट्राइट आयन कहेंगे। तो अब सवाल यह है कि हम यहाँ पे नाइट्राइटो पहले लिखें या अमाइन पहले लिखें, ये एक अहम क्वेश्चन है। तो देखें, जब एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं तो हम यहाँ पर नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखते हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अमाइन ए से शुरू हो रहा है, ए पहले आएगा और एन नाइट्रो बाद में, नाइट्राइटो बाद में आएगा। हाँ, इसका जो लिखेंगे हम नाइट्राइटो लिखेंगे। तो अब देखिए आपके पास तीन है। तो अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन इनऑर्गेनिक है, इसलिए इसको लिखेंगे ट्राई अमाइन। ट्राई। अब देखें अमाइन जब मैं लिख रहा हूँ तो अमाइन में मैं डबल एम लिखूंगा, लाजमी है ये। और ये मैं आपको बताऊं कि क्योंकि रूल्स हैं, अगर आपने रूल से डेविएट किया तो आपके पूरे मार्क्स जा सकते हैं। टीचर की मर्जी है कि वो उस वक्त डिडक्ट करे या इग्नोर कर दे, लेकिन एज पर रूल यहाँ पे इसके मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए। लेकिन समटाइम स्टूडेंट की कॉपी ऐसी होती है, फिर हमारे कुछ सिस्टम भी ऐसा है कि हम कहते हैं चलें जाने दें, इग्नोर कर देते हैं। तो बहरहाल ट्राई अमाइन, और फिर उसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ट्राई नाइट्रो लिखें या ट्राई नाइट्राइटो लिखें। अगेन वही सेम प्रॉब्लम कि स्टूडेंट इसको ट्राई नाइट्रो भी लिख सकते हैं और ट्राई नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको ट्राई नाइट्रो लिखा तो ये भी हम इसलिए गलत नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बुक में इसको नाइट्रो ही लिखा हुआ है। अगर आप इसको पेज नंबर 45 पर देखें तो हमारी बुक में ये मौजूद है। तो ट्राई नाइट्रो ही है ये पुराने नोमेनक्लेचर के लिहाज से। तो दिस इज ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, और न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार नहीं है। और बाद में कोबाल्ट लिखेंगे, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। आइन नहीं है ये, इसके साथ कोई स्पेक्टेटर आइन भी नहीं है, तो कंटिन्यूस एक आपको नाम लिखना होगा इसमें। और अगर खुदा ना खास्ता आप लिखते हुए ये गैप कर जाएं यहाँ पर तो बाद में हाइफन लगा दीजिएगा। ठीक है, बेहतर तो ये है कि आप इसको याद रखें। लेकिन फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि जो मॉडर्न नोमेनक्लेचर है उसमें हम ट्राई नाइट्रो नहीं लिखते हैं बल्कि ट्राई नाइट्राइटो लिख देते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है कहीं से, क्योंकि आजकल स्टूडेंट नेट से भी पढ़ रहे होते हैं और बाज़ों को अपने बड़े बहन भाई से पढ़ रहे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहां पे उनको टीचर ने सही पढ़ाया हुआ है क्योंकि उनके सिलेबस में सही बात लिखी हुई है। तो अगर उसने पढ़ने की वजह से अच्छा पढ़ लिया है, अच्छा पढ़ने की वजह से उसके मार्क्स तो नहीं जाने चाहिए ना। तो हमें, अगर एक स्टूडेंट ट्राई नाइट्रो के बजाय ट्राई नाइट्राइटो लिख रहा है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम उसे गलत करें। ये तो एक एप्रिसिएशन का मरहला है कि हाँ स्टूडेंट ने उसे सही कर लिया है, और हमें असेसमेंट के वक्त ये ख्याल रखना चाहिए। तो देखें ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। स्टूडेंट ने अगर लिखा है ट्रायमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 वो भी सही है। अगर उसने लिखा है ट्रायमाइन ट्राई नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 वो भी सही है। ये दोनों बिल्कुल सही नाम है। आप लोग इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। असातिज़ कराम से भी मेरी दरख्वास्त है और स्टूडेंट से भी दरख्वास्त है कि आप लोग इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। वाज़ेह है कि जो ट्रांजिशन स्फीयर का पूरा नाम होता है उसमें कहीं कोई गैप नहीं होता, और अगर कोई स्पेक्ट्राइन है तो वहां पर गैप होता है। यहाँ पर गैप देना मस्ट है, और यहाँ पे गैप देना रूल्स की डेविएशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये चारों नेम्स कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो बिफोर द एग्जाम, जहाँ पर मजीद एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको गाइड करूंगा। अब यहाँ पे मैंने एक एडिशनल एग्जाम्पल दी थी, इसका भी नाम हम लिख लेते हैं चलें। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है और देर आर फोर अमाइन ग्रुप। सो दिस इज टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन यहाँ पे अगर दो मरतबा ए आ रहा है तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है।
टेट्रा अमाइन पॉजिटिव स्फीयर, तो इसको क्यूप्रम के बजाय कॉपर ही लिखेंगे। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है, तो आ जाएगा कॉपर 2। और यहाँ पे सल्फेट स्पेक्टर ट्राइन है, तो यहाँ पर गैप देना लाजमी है। सल्फेट। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सिलेबस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सल्फेट की स्पेलिंग जो है FATE लिख देता है, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि IUPAC ने जो सल्फर की स्पेलिंग दी है, IUPAC में सल्फर की स्पेलिंग SULFUR ही है, और सल्फेट की स्पेलिंग यही है, F है, वहां पे PH नहीं लिखा है IUPAC ने सल्फेट की स्पेलिंग में। तो अगर कोई स्टूडेंट ये लिख देता है, तो उसको भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हमसे ज्यादा बेहतर लिख रहा है फिर। लेकिन क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम सल्फेट की स्पेलिंग में PH लिख रहे होते हैं। लेकिन IUPAC नेम ऑफ द सल्फर हैज द F इंस्टेड ऑफ PH। तो हमें उसको भी गलत नहीं करना अगर किसी स्टूडेंट ने सल्फेट की स्पेलिंग में F लिख दिया है तो।